इंटरैक्शन जो है, इंटरैक्टिव सेशन जो है, आप सभी चिकित्सकों के साथ, जो बिहार भर से सभी डॉक्टर जो यहाँ उपस्थित हैं, उनके साथ इन्होंने एक सेशन रखा है। और सबसे पहले आप सभी हमारे जो डॉक्टर, जो कहा जाता है कि भगवान को तो देखा नहीं है, लेकिन डॉक्टर जो है भगवान का ही रूप है, आप लोग यहाँ आए, इसके लिए आपको हम वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। अभी हमारे एक साथी ने सवाल पूछा, कोरोना काल में जो स्थिति जो पैदा हुई, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, आईसीयू बेड नहीं मिल रहा था, दवा की किल्लत थी, रेमडेसिविर दवा जो है, लोग परेशान हैं, इतने बड़े पहुंच वाले भी हैं, उनको भी दवा नहीं मिल रहा, लोग बैंगलोर से दवा मंगवा रहे हैं, लोग पैदल चले, कई लाशें गंगा में तैरती हुई नजर आई। वाकई में एक साल अगर आप देखें, एक साल सरकार को पूरा मौका मिला था अपनी तैयारी करने। जब लॉकडाउन होता है तो लॉकडाउन फॉरवर्ड, किस लिए लॉकडाउन किया गया? सरकार तो वैक्सीन नहीं बना रहे थे, जो साइंटिस्ट थे, जो डॉक्टर्स थे, वो लोगों का काम था। लेकिन सरकार का क्या काम? सरकार का काम था लॉकडाउन के पीरियड में कि सारी चीजों का इंतजाम कर सके। प्रिपरेशन का जो समय होना चाहिए वो लॉकडाउन के समय होना चाहिए था, लेकिन सरकार ने एक साल में कुछ भी नहीं। डेडिकेटेड कमिश्नरी वाइज डेडिकेटेड कोविड का हॉस्पिटल बन सकता, जो रिक्त पड़े पदे हैं डॉक्टरों की, नर्सेस की, मेडिकल स्टाफ्स का, उस पदों को भरा जा सकता था। ऑक्सीजन की पहले से व्यवस्था की जा सकती, दवा का इंतजाम किया जा सकता था। देखिए, हमारा जो देश है वो वेलफेयर देश है, और जितने स्टेट्स हैं वो सारा वेलफेयर स्टेट्स, ये सरकार की जिम्मेवारी होती है। हम लोग विपक्ष में थे, विपक्ष में रहने के बाद भी हम लोग तो आवाज उठा सकते हैं, सरकार की गलतियों को सामने ला सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। और विपक्ष में रहते हुए हम लोगों के पार्टी के वर्करों ने, या हमारे जितने चिकित्सा प्रकोष्ठ के जो डॉक्टर थे, हम धन्यवाद देना चाहेंगे सुधीर जी को कि उन्होंने बकायदा जो है नंबर रिलीज किया सभी लोगों का, कि किसी को डिफिकल्ट टाइम में भी अगर पूछना हो तो समय दिया जाए। हमारा जो सरकारी आवास था उसको भी हमने जो है वहाँ बेड की, दवा की व्यवस्था की, उसमें सुधीर जी ने भी डॉक्टरों की व्यवस्था कराई। तो ये सारे इंतजाम हमारे एमएलएज मिडिल ईस्ट से ऑक्सीजन ला करके दे रहे थे नवादा जिला में, सरकार क्या कर रही थी? तो जाहिर सी बात है, हम नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है, और हमारे पार्टी में मास कैपिटल बहुत है। अब हमको ब्रेन कैपिटल और इंटेलेक्चुअल कैपिटल की जरूरत है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो बुद्धिजीवी वर्ग है, प्रोफेशनल्स जो हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इस तरह के लोग जो है, प्रोफेसर्स हैं, अब मनोज झा जी प्रोफेसर रहे हैं, कई डॉक्टर यहाँ हमारे विधायक हैं। इस बिहार चुनाव में जो हम लोगों ने टिकट जो डिस्ट्रीब्यूट किया, तो हमने 60% लगभग जो है नौजवानों और महिलाओं को टिकट दिया, और हम लोगों ने डॉक्टर्स हों, प्रोफेसर्स हों, टीचर्स हों, ऐसे लोगों को भी हम लोगों ने टिकट दिया, और लोग जीत करके आए। तो हम तो चाहते हैं कि ऐसे लोग, आप जैसे लोग जो हैं पार्टी से जुड़े। लोग जो है कहता रहता है घिसा पिटा बात, उस पर हम लोग ध्यान नहीं देना चाहते। जिनको इतिहास इतना पसंद है उनको इतिहास में ही रहने दीजिए, गढ़ने वाली बातें गढ़ते रहे वो लोग। अब आप देखिए ना, नीति आयोग का जो रिपोर्ट आया, उस रिपोर्ट में क्या है? पीछे से नंबर 1 है बिहार। सवाल पूछे जाने पे जवाब मिलता है पता नहीं। तो क्या दिखाता है कि गवर्नमेंट इज नॉट सीरियस अबाउट। हम तो इतना कह सकते हैं कि सरकार, जो मौजूदा सरकार है, चाहे उसके मुखिया कोई भी हो, वो जो बेसिक नीड है जो सोसाइटी की, उस पर ध्यान नहीं देते। और कोई दूसरा सवाल अगर और किसी का? मेरा नाम डॉक्टर विमल कुमार हुआ। कहाँ है? मैं बिहार के पेट और लिवर रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं माननीय तेजस्वियों को नमस्कार करता हूँ, और मंच पर बैठे हुए सारे माननीय अब्दुल वाली सिद्दीकी बाबू, आलोक बाबू, श्याम रजक बाबू, भोला बाबू, मनोज झा बाबू, सबको नमस्कार करता हूँ। मैं अपने बिहार के चिकित्सकगण की तरफ से कुछ मौलिक समस्या को रखना चाहता हूं, और मैं शुरू से शुरू करूंगा कि अभी हमारे पीएमडीटी में आपके बिहार के मेडिकल कॉलेज में 1000 लगभग सीट है,
और हमारे विद्यार्थी लाखों में बैठते हैं। कितनी कमी है इसको देखा जाए। उसके बाद पास करने के बाद भी जो हमारे बिहार के विद्यार्थी है, जो बिहार के विद्यार्थी बाहर पढ़ते हैं, हमारे देश के बाहर पढ़ते हैं, उसको फिर से परीक्षा देना पड़ता है, एग्जामिनेशन फॉर मेडिकल ग्रेजुएट। इस पर सरकार की ध्यान चाहिए कि ये भी फिर एग्जाम क्यों लिया जाता है। जब वो किसी यूनिवर्सिटी से पास करके आया है तो यूनिवर्सिटी से चेक किया जाए कि विद्यार्थी सही जगह पढ़ा है चाहे नहीं पढ़ा है। अगर हम परीक्षा पास भी कर लिए, अपने फील्ड में आए, तो हमारे लिए नौकरी की व्यवस्था नहीं है। जितने हमारे चिकित्सक हर साल निकलते हैं, बीपीएससी से सारे चिकित्सकों की बहाली का जो प्रावधान किया गया है वो हर साल बहाली नहीं होती है। इसका क्या फल होता है? हमारे चिकित्सक, हमारा ब्रेन तो ड्रेन होता है, बिहार से बाहर जाता है और हमारे देश से बाहर जाता है, और हम अपने ब्रेन को बिहार के अंदर नहीं रोक पाते हैं। उसके बाद अगर हम प्रैक्टिस में आए तो हजारों समस्या है। चिकित्सक के लिए कोई ऐसा सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा नहीं चिकित्सा सुविधा है, अस्पताल है जहां की डॉक्टर बैठ के इस सेवा को आगे बढ़ावे और हमारे बिहार के जो गरीब जनता है उसको सेवा दे सके। शॉर्ट में बोलिए डॉक्टर। और उसके बाद प्लीज शॉर्ट में बोलिए, शॉर्ट में बोलिए। आई एम वेरी शॉर्ट। और मैं चाहता हूं हमारे माननीय विधायक तेजस्वी बाबू को ये जो हमारी समस्या है ये सरकार तक पहुंचावे और चिकित्सकों के सारे समस्या को पहला एजेंडा दे, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। और हम लोग ये ये जो हुआ था अभी, ये जो देख चुके कोरोना में कि क्या हाल हुआ था। धन्यवाद सभी लोगों को। मैं अपने बाजू को विराम देता हूँ। नहीं, आपकी चिंता जो है वो जायज, और हम लोग तो लगातार जो है इस सवाल को सदन हो, सड़क हो, हर जगह हम लोग उठाते रहे। सरकार, जैसे हमने पहले जवाब में बोला कि सरकार जो है वो गंभीर नहीं है, उसको कोई चिंता नहीं है लोगों की। और जहाँ तक खाली पदें जो हैं, हर साल जो है पदें नहीं भरी जाती, कई सालों से पद नहीं भरा गया। अभी भी रिक्वायरमेंट जितना है, देखिए जो पदें जो खाली है बिहार सरकार में, वो पदें अब तक नहीं भरी गई है। भरने के बाद भी नेशनल एवरेज के बराबर नहीं आएगा। जो WHO का जो गाइडलाइन है, कितने आबादी पे इतने डॉक्टर होने चाहिए, तो जो पद हमको तो और क्रिएट करना पड़ेगा। जो मानक है सही दिशा में अगर जहां तक बात की जाएगी, तो इस दिशा में तो लगातार हम लोग जो है लगातार सवाल उठाना। और हमने ये भी कहा, चुनाव के समय कहा था, ये हमारा प्रण था, कोई घोषणा नहीं थी, कोई जुमला नहीं, कि अगर हम मुख्यमंत्री बनते हैं, हमारी पार्टी महागठबंधन चुनाव जीतता है, तो पहले कैबिनेट मीटिंग में अगर मेरा पहला कलम चलेगा तो 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। लेकिन आप देखिएगा दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश जी ने क्या कहा, कहां से देगा, ये बात कही थी। और उन्हीं के साथ ही बीजेपी कहते कि 19 लाख देंगे, लेकिन 19 लाख सरकारी नौकरी नहीं देंगे, व्यवस्था कराएंगे, माहौल बनाएंगे नौकरी देने। कितना फर्क। और कोई जो हम लोग जब बात करते हैं तो जुमला इसलिए नहीं है क्योंकि पूरा स्टडी करके, विद्वानों को बैठा करके, रिसर्च टीम लगा करके जो पॉसिबल होना था वही हो सकता, हम लोगों ने कहा था करने के लिए। अब आप देखिए ना कि शिक्षा डिपार्टमेंट हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो, वो हर जगह जो है पदे खाली है, रिक्त है, लेकिन अब तक जो है वो भरा नहीं गया। नेशनल एवरेज तो छोड़िए, दूर की बात है। तो जो 10 लाख जो मेरा साइंटिफिक जो फिगर जो हम लाए थे कि भैया 10 लाख रोजगार, यानी बिहार में लगभग 5.5 लाख जो है नौकरियां जो है वो रिक्त पदें थी, और 4.5 लाख और हम जोड़ते तो नेशनल एवरेज के मुकाबले हम आ पाते। तो ये हमारा प्रयास रहा है। और आपने कहा कि सरकार तक बात पहुंचाइए, हम तो पहुंचाते ही हैं। अगर आप लोग जैसे लोग जुट करके हाथ को मजबूत कीजिएगा तब सरकार को तो सुनना ही पड़ेगा। हेलो, मैं डॉक्टर नागेंद्र कुमार मुजफ्फरपुर से आया हूं और दरभंगा मेडिकल कॉलेज से पास आउट हूं। और हमें बोलना है बिहार के मेडिकल कॉलेज के बारे में। हम लोग हेल्थ डिपार्टमेंट से हैं, अभी सरकारी नौकरी में भी है, हम मेडिकल ऑफिसर हैं अरे राज्य में। बोलना है कि बिहार सरकार अभी सीट बढ़ाया जा रही है,
जैसे दरभंगा मेडिकल कॉलेज में 150 सीट हो गया, मधुबनी में भी सेम कहानी है। और मेडिकल कॉलेज में जितने प्रोफेसर हैं पढ़ाने वाले, पूरे बिहार का हालत ये है कि 70 से 80% सीट अभी खाली है। इसको भरने के लिए सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही है? तो एज ए नेता प्रतिपक्ष आप इस बात को उठाएं। कहानी सही है कि अभी जो मेडिकल वाला रिजल्ट आया है उसमें दरभंगा में 150 में से 50 स्टूडेंट फेल हैं, मधुबनी में 150 में से 100 फेल हैं, क्योंकि टीचर नहीं है पढ़ाने के लिए। मोबाइल पर और ऐप से स्टूडेंट पढ़ते हैं और पास कर रहे हैं। जब इस कंडीशन में स्टूडेंट पढ़ के डॉक्टर बनेगा तो इलाज कैसे करेगा? जी जी, आप इस शुक्रिया। व्यवस्था को समझ सकते हैं। हाँ सर मेरा 2 क्वेश्चन और है। एक क्वेश्चन देखिए, हम आपको कहेंगे कि बहुत बड़ा कारण है, बिहार की प्रतिभा में कोई कमी नहीं। बिहार के लोगों का लोहा हर कोई मानता है। बिहार में हो क्या रहा है कि ब्रेन जो है ड्रेन में चला जा रहा है। बात समझ रहे हैं? अब आपने कहा कि कोई शिक्षक है ही नहीं पढ़ाने के लिए, तो सही बात है, इसमें गलत कहा। जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जो गुणवत्ता जो शिक्षा में मिलनी चाहिए, वो तो लोगों को मिल ही नहीं रही है। और लोग जो है बाहर जाते हैं पढ़ाई करने, बिहार का पैसा बाहर जाता है, पढ़ लिख करके लोग वहीं सेटल हो जाते हैं, सेवा वहीं देने लगते हैं, तो बिहार की हालत तो होगी ऐसी। तभी ना भाई बिहार जो है, और हम आपको बता दें 15 साल में बिहार में पलायन, यानी हर दूसरा घर जो है वो पलायन कर रहा है, यानी 50% जो है बिहार में लोगों का पलायन जारी है। ये बात हम लोग सरकार को बोलते रहते हैं। और आपकी जो बात है मेडिकल जो सीटें की बात है, उस सारी चीजों पे हम लोग ध्यान देंगे। कई प्रोफेशनल्स डॉक्टर हैं हमारे, आपके मुद्दे को उठाएंगे, हम लोग लगातार घेराव करेंगे, बात करेंगे। लेकिन अब क्या कीजिएगा, बिहार के मुख्यमंत्री थक चुके हैं, उनसे बिहार संभाल नहीं रहा। इसलिए आप देखिएगा, चाहे कोई भी नीति आयोग का हो रिपोर्ट, या कोई यूएन का हो, या कोई एजेंसी सर्वे करती है, एनसीआरबी का हो, हर जगह अगर आप देखिएगा, कोई भी बिहार में कोई भी आता है, एजुकेशन की हालत को स्टडी करता है, हेल्थ के हालत को स्टडी करता है, तो हमेशा जो है बिहार पीछे ही पाया जाता है। और नीति आयोग तो आप जान ही रहे कि केंद्र सरकार का ही अंग है, अब उसका रिपोर्ट है, तो सरकार तो गंभीर नहीं है। सरकार गंभीर इसलिए नहीं है क्योंकि उनको कोई चिंता नहीं है। हेल्थ मिनिस्टर से सवाल पूछा जा रहा है, भाई क्यों पीछे है, जरा बताइए, तो भागले चल रहे हैं। देखे होंगे आप लोग वीडियो। अब बताइए, जो सवाल से भागेगा वो क्या बिहार के लिए, लोगों के लिए सोचेगा, क्या करेगा? देखिए, उन लोगों के पास कोई विजन नहीं है, वही घिसा पिटा ढंग से बस जो है सरकार चल रही है। तो हमको इस पे ज्यादा टिप्पा टिप्पणी नहीं करना। आप लोग तो भुक्तभोगी, हमसे ज्यादा बेहतर आप लोग जानते हैं, और हम तो जानना चाहते कि और क्या समस्या है, ताकि हम बेहतर ढंग से जमीनी हकीकत को भी समझे। जब समझेगा आदमी तब ना बोलेगा। प्रश्न पूछने वाले से तो इसलिए हम तो आप लोगों से सुनना भी चाहते हैं, आप लोगों के सवाल जो होंगे उसका जवाब भी देंगे। लेकिन एक बात तो तय होना चाहिए कि आप लोग जब तक मन नहीं बनाइएगा तब तक सिस्टम जो है वो सुधरने वाला नहीं है। कृपया संक्षिप्त में और प्रश्न पूछें। दो लाइन में प्रश्न पूछें, लंबा प्रश्न ना करें, समय की कमी है, कई लोगों को पूछना है। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन नहीं है, मेरा सजेशन है, एंड आई थिंक द इंटरेक्शन हैज बीन डाइवर्टेड समवेयर because we are here, we know what the problem is, even you know, and the doctors here know. As I would agree with Dr. Om, what he told, that we want you Solution. as a representative. I don't think so you will be able to provide a solution right now. No, you want to know my vision and solution, I'm ready to give you. No. So you can ask We actually any we question. want that you represent us in the house because you are in that position. So what problems we are facing, I think we are here for that basically. Ma'am, I'm leader of opposition, Yes. not for certain people, but for 12 and 13 crore Bihari people. No, but So I have been raising question for everyone. Right, That's but- my duty. yeah, because it is
just for us. Means healthcare is for everyone. As Dr. Om said, it should be included. You should go forward and should be included in. नहीं, हमारी सरकार बनती तो हम 15% जो है बजट हेल्थ का करते हैं। Exactly, वही हमारा representation. हेल्थ और एजुकेशन बहुत जरूरी है। ड्यूरिंग द इलेक्शन भी अगर आप लोगों ने देखा होगा तो हमने क्या कहा था, पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, कार्रवाई, सुनवाई वाली सरकार होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन जो है कृपया संक्षिप्त में पूछें, एकदम संक्षिप्त में। मेरा नाम डॉक्टर विनय कुमार है। जैसा कि आप बोले, जो नीति आयोग का जो रिपोर्ट आया है हाल फिलहाल में, उसमें भी बिहार शिक्षा स्वास्थ्य लेवल पर सबसे नीचे में पायदान पे है। पूरे बिहार में 6 बेड है 1 लाख की आबादी पर। उसके बावजूद भी यहाँ जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी है उसका स्थिति, मात्र 1-2 पॉइंट बताना चाहूँगा। यहाँ सब कोई जानते हैं जो MBBS की पढ़ाई के बाद PG की पढ़ाई होती है, PG के बाद सीनियर रेजिडेंट या स्पेशलिस्ट की पढ़ाई होती है। उसके बावजूद भी बिहार सरकार में हमारे जो अभी PG डॉक्टर हैं उसका सैलरी इवन स्पेशलिस्ट और असिस्टेंट प्रोफेसर से ज़्यादा है। और ये बेड का जो डिस्क्रिपेंसी है हमारे जो शहरी क्षेत्र में, उसमें बेड ज़्यादा है और पेरीफेरी का तो भूल ही जाइए। और पेरीफेरी में डॉक्टर क्यों नहीं जाना चाहते हैं? आप इवन सैलरी के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है, सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। बार बार हम लोग, कितना बार ऐसा हुआ, जो PMCH हमारा सबसे बड़ा अस्पताल है उसमें आए दिन हड़ताल होती है सुरक्षा को लेकर, जो वहाँ पिटाई होती है। मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट नहीं है, कहीं कोई सुविधा नहीं है। तो ये सब सरकार जब तक नहीं इसको रिकॉग्नाइज करेगी तब तक ये स्थिति सुधरने वाली नहीं है। और ये सब सरकार को खुद सुधारना चाहिए। आप जो MBBS के बाद यदि कोई आगे की पढ़ाई की, उसका सैलरी क्यों कम है? उसको यदि आप अस्पताल में काम करता है वहाँ पर सिक्योरिटी प्रदान करने की जिम्मेदारी किया है। तो ये सब आप लोगों की भी जिम्मेदारी है और सरकार की भी है। इसको तत्काल जो है सुदृढ़ किया जाए, नहीं तो हमारा हेल्थ सिस्टम सुदृढ़ नहीं होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो सवाल है, सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट में नहीं है, हर जगह देखिएगा तो सैलरी जो है समय पे नहीं मिलती है। कुछ दिन पहले परमानेंट नौकरी नहीं दी गई, नियोजित शिक्षक का बताया गया, उन लोगों की भी सैलरी नहीं मिलेगी। जो स्वयं सहायक समूह हैं, या चाहे जीविका दी हो या आशा वर्कर हो, उन लोगों का भी जो है मानदेय जो है नहीं बढ़ाया गया। तो देखिए, लैक ऑफ गवर्नेंस तो है ही पूरे सिस्टम में। और जो सीरियसनेस होना चाहिए चीज़ों को बेहतर करने की, यानी एडमिनिस्ट्रेशन है ही नहीं। हम तो कहते हैं कि लोग कहते हैं कि एक गवर्नेंस है, एक बैड गवर्नेंस है, लेकिन हम कहते हैं यहाँ कोई गवर्नेंस है ही नहीं। बिहार में सब कुछ जो है भगवान भरोसे है। हमारे जी इन सब चीज़ों से क्या होगा? लोग जो हैं, सैलरी जिसको नहीं मिल रहा इतने महीने से, क्या उसका काम में ध्यान लगेगा? कितना भी क्या कोशिश करेगा? तो ये सारी चीज़ें हैं। उसका भी परिवार है, उसके भी परिवार को जीवन जीना मरना है, खाना पीना है, हर चीज़ है, उसका व्यवस्था तो लोगों को मामूली चीज़ें हैं। तो इसलिए जो है सरकार को तो हम लोग बोलते ही रहते, लेकिन इस चीज़ में ध्यान देने की ज़रूरत है। लोगों को कम से कम प्रॉपर समय पे तो सैलरी, इतना बेसिक चीज़ है, इस समय पे आप सैलरी तो दीजिए। और जहाँ तक डिस्क्रिमिनेशन की बात है, हर जगह ही डिस्क्रिमिनेशन है और कहीं सुनवाई और कार्रवाई तो होती ही नहीं है। अब आप बताइए ना, जो CAG का जो रिपोर्ट आया है, बिहार में लगभग जो है 70 घोटाले हो चुके हैं। और CAG के रिपोर्ट में अभी जो फिलहाल आया, पिछली बार 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा का एक्सपेंडिचर का जो है सरकार ने अब तक खर्च नहीं बताया कि कहां खर्च हुआ। तो इट्स अ स्कैम। आप समझ रहे हैं? 2 लाख करोड़ रुपया जो है वो ऐसे बह रहा है, लेकिन जो हमारे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सिपाही हैं, इन लोगों का सैलरी नहीं मिल रहा, समय पे नहीं मिल। तो किसका पैसा है? ये पैसा तो आप ही लोगों के टैक्स का पैसा है जो जाता है। अब नीतीश जी इस पे सवाल पूछेंगे, हम लोग पूछते हैं भैया कहाँ गया पैसा? 70 लाख घोटाले हुए तो सुनवाई और कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? तो भड़क जाते हैं बात बात पे। ABCD का ज्ञान है कि नहीं है, क का ज्ञान है कि नहीं है, इस तरह की भाषा बोलने लगते हैं। तो हम लोग लगातार जो है, लेकिन ये
इट्स अ इम्पोर्टेंट थिंग, इट्स अ वेरी सीरियस मैटर। पैसा जो है स्कैम्स में ही बह रहा है। भ्रष्टाचार, आप कहीं भी ब्लॉक लेवल पे चले जाइए या थाने चले जाइए, आप बिना भ्रष्टाचार के, बिना घूस के कोई काम नहीं। तो सब लोग जान रहे हैं, जिसको हम लोग लगातार बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला क्वेश्चन अत्यंत संक्षिप्त रूप में। Sir, I am Dr. Mohammad Shadab. My question to you is, sir, that we are well aware of that there is negligible representation of Dalit society and Bahujan Samaj society in super specialty fields of the medical sciences, just like in higher judiciary and higher bureaucracy. And as you are well aware, sir, that the private sector is becoming the major employer of people in India, and the government jobs are decreasing day by day, and there is no instrument to address this problem of proportional representation of Dalits, Muslims and OBCs in private sector and higher education and higher judiciary and higher bureaucracy. How do you propose to correct this anomaly? You're talking about reservation in private sectors. Reservation, or I prefer to call it proportional representation, sir. नहीं, उसके लिए देखिए, हम लोग अभी प्रधानमंत्री जी से मिलने, बात आप जरा समझिएगा। बहुत लोग जो हैं इस देश में, गरीब कौन है? 51% मजदूर कौन है? कहाँ से आता है? कौन समाज का है? ये कचरा साफ करने वाले, नाला साफ करने वाले कौन है? कौन ऐसे परिवार हैं जो भूमिहीन है? कौन सा एक परिवार है जो फुटपाथ पे सोता है या एक कमरे में झोपड़पट्टी में रहता है, चमकी लगा करके रहता है? तो इसके लिए देखिए, कास्ट सेंसस जो है, जातीय जनगणना बहुत ही इंपॉर्टेंट। जब तक जातीय जनगणना नहीं होगा तब तक आपके पास रियल पिक्चर जो है सामने नहीं आने वाला है। अब रियल पिक्चर, कोई जातीय जनगणना कहने से हम जातिवादी नहीं होते, बल्कि आपको सरकार को योजना बनाने में, सरकारी योजना बनाने में, वेलफेयर स्कीम बनाने में जो है वो सहूलियत होती है, मदद मिलता है। बजट जो है डिसाइड करने में उसमें हेल्प होगा। जो है रिलीजन का होता है, धर्म की गिनती होती है। क्यों होता है? क्या धर्म वाला आपस में लड़ रहा है क्या गिनती की वजह से? गिनती की वजह से तो कोई नहीं लड़ रहा, और किसी के गिनती से क्या दिक्कत है? तो मंडल कमीशन नहीं आया होता तो आपको तो ये भी नहीं पता चलता कि जो 3-4 हजार जो है, हजारों में जातियां हैं। जाति का पता चलेगा, कौन गरीब है, किसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, नहीं मिला। अब तो अपर कास्ट को भी रिजर्वेशन 10% का हो गया, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। दलितों का, आदिवासियों का पहले से ही संविधान में जो है बाबा साहब ने दे रखा है। बाद में मंडल कमीशन का रिकमेंडेशन आया ओबीसी का 27%। अब भारत सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाल दिया है कि अब राज्य सरकारें डिसाइड करेंगी कि किसको ओबीसी में लेना है, नहीं लेना। या आप देखते हो ना, जगह जगह लोग डिमांड करता है कि हमको ईबीसी में डाल दो, हमको जो है एससी में डाल दो। किस बेस पे डिसाइड करेगा? जब आपके पास साइंटिफिक डेटा होगा तभी तो आप डिसाइड कीजिएगा कि किसको रिजर्वेशन की जरूरत है, किसको नहीं है, या कितना बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, या ओबीसी में किसको रहना है, ईबीसी में किसको रहना है। तो जब तक आपके पास साइंटिफिक डेटा है ही नहीं, तब तक और छोड़िए ना, आप तो प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में बैकलॉग देख लीजिए कितना है, वो अब तक फुलफिल नहीं हुआ बैकलॉग्स। क्या अभी भी रिजर्वेशन जो है 27% फॉलो हो रहा है? नहीं हो रहा। तो इसमें तो पहले जहां मिला है, जहां आपका अधिकार है, पहले वहां तो पूरी तरीके से हो जाए। हालांकि किसी को आपत्ति होनी नहीं चाहिए, लेकिन लोग डिमांड करते रहते हैं। थैंक यू सर। हेलो, थैंक यू सर कि आप सर हम लोग का जो पीजी में जो 27% जो रिजर्वेशन था, जो ऑल इंडिया कोटा में अभी तक 2006 से अभी तक लंबित था, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा प्रयास किया और शायद आपके प्रयास रंग लाए। हम लोग तो इतना दिन से लड़ ही रहे थे, पिछले साल भी सुप्रीम कोर्ट से नोटिस भी हुआ, लेकिन सरकार सुनवाई नहीं कर रही थी। और इसके पहले भी आप जो बिहार सरकार 2014 से रिजर्वेशन के नाम पर एक हाई कोर्ट के जजमेंट के आधार पर, जबकि सुप्रीम कोर्ट के 6 जजमेंट थे, उसको डिसोबे करते हुए नियमावली में चेंज किया और रिजर्वेशन के नाम पर कोरम पूरा हुआ। लेकिन आपने उसमें प्रयास किया और शायद जो भी सोशल जस्टिस दिलवाए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सारे मेडिकल कॉलेज के जो बहुजन
जो छात्र हैं या फिर EWS भी हैं उनके तरफ से। ठीक है सर मेरा जो मेन जो क्वेश्चन है सर, और वो सर बिहार में जितने भी 2019 से जो बहाली चल रही है अभी मेडिकल के लिए, उसमें सर चाहे वो एमओ है 1000 सीट के लिए निकला, अस्थाई बहाली जो निकला वो 4100 के लिए बहाली निकला, फिर उसके बाद अस्थाई बहाली निकला और 2900 के लिए निकला, फिर प्लॉटिंग के लिए निकला है 1250, JR के लिए निकला 1300। सारे का नियमावली सेम है, दैट मीन्स डॉक्टर लिमिटेड है और नियमावली सेम है, नियमावली में कोई बदलाव नहीं। 37 साल पहले अपर एज लिमिट था डॉक्टर के लिए, अब ना ठीक है, अलग से हम लोग सबसे दिखवा लेंगे, बात कर सर नियमावली चेंज नहीं हो रही है और एक ही नियमावली को घिसे पेटे किया जाता है, जबकि हम लोग बार बार सरकार को बोल रहे हैं। माइक में बोलिए और संक्षिप्त में बोलिए प्लीज। हम लोग चाह रहे हैं कि डॉक्टर के बहाली में सर एज का जो था वो प्रॉब्लम, जो कि MCI जो 45 साल ऑलरेडी किए हुए हैं, और MCI चाहे अन्य राज्य 23 राज्य का हम लोग दिए हैं, तो आप डॉक्टर को बहाल करिए, जो मतलब ग्रामीण क्षेत्र में भी डॉक्टर जाए। हम लोग बॉन्ड भी लगवाए थे सर हम ही लोग, लेकिन सरकार उल्टे नियम लगा देती है। तो आप सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सर इस मुद्दा को ऑलरेडी विधानसभा में उठाए भी हैं। नहीं, आपको जस्टिस दिलाना दिला देंगे। नहीं, जस्टिस नहीं दिलाना है सर। आप सर इस बात को कि डॉक्टर नहीं ठीक है, जनता को भी मिले और डॉक्टर को भी, क्योंकि सरकारी कॉलेज में सर लड़के जो आते हैं सर जनरली मध्यम क्लास के और मेधावी होते हैं। सर आजकल स्थिति है कि नंबर बेसिस पर बहाली हो रही है। ठीक है डॉक्टर सुनील, एग्जाम होती तो बात अलग होती। ठीक है, इस पे हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। ये मुद्दा एक है जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन, हाँ बोलिए। हेलो सर, मैं डॉक्टर अनिल हूँ, एनेस्थीसिया प्रोफेसर BHU में। मैं यहीं पढ़ाई हुआ है, बिहार से। फाइनली मैंने एम्स में कुछ दिन माइक पास में रख के बोले, माइक पास में रख के एज ए फैकल्टी ज्वाइन किया। चाहता था कि मैं यहाँ ज्वाइन करूँ, 98 में मेरा सिलेक्शन हुआ, लेकिन मुझे चेयर नहीं मिली, वहाँ बैठने की भी कुर्सी नहीं मिली। फाइनली मैंने BHU में माइक नजदीक करके बोले, एज ए प्रोफेसर काम कर रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली सर आपने एज ए CM नहीं बना, या हो सकता है फ्यूचर में बने। तो बिहार के हेल्थ सेक्टर पे इस बदहाली पे आपका आगे का विजन क्या होगा सर? जो अभी आज के बदहाली है, आप क्या क्या करेंगे सर इस पे थोड़ा देखिए, बताएंगे प्लीज। सबसे पहले जो है खाली पड़े जो रिक्त पदे हैं नेशनल एवरेज के बराबर जो है उसको किया जाए। हमने बोला कि 15% जो है बजट जो है वो बढ़ाया जाएगा। और मेरा ये भी मानना है कि डॉक्टर्स की जो सिक्योरिटी जो है वो हम लोग की सरकार आती है तो उसको इंश्योर हम लोग डॉक्टर्स की सिक्योरिटी का करें। साथ ही साथ आपको पता है कि MLCs वगैरह जो होता है, रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, हम तो चाहते हैं कि भाई डॉक्टर्स हों या अलग अलग आर्टिस्ट हो, स्पोर्ट्समैन हो, गवर्नर जो रिकमेंड करते हैं। लेकिन आजकल ऐसा होता नहीं, आजकल ऐसा कहाँ हो रहा है। तो उस चीज़ को भी हम लोग चाहेंगे कि जो है डॉक्टर्स हों या बुद्धिजीवी हों, साहित्यकार हों, स्पोर्ट्समैन हों या समाजसेवी हों, वैसे वैसे लोग जो है उसमें चुन करके जाएं। और साथ ही साथ हम लोगों की कोशिश रहेगी कि जो हमारा जो ग्रास रूट है, क्योंकि जिस प्रकार का लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर जो मिलना चाहिए, जो मेडिकल केयर जो मिलना चाहिए, वो अपने गांव देहात में ब्लॉक लेवल पे नहीं दिखता है। उस हिसाब से जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मेडिकली इक्विप्ड, चाहे आजकल बड़ी टेक्नोलॉजी का ज़माना है, वैसी मशीनें हों। अब आप देखिए कोरोना में लोगों ने, सरकार ने एक तो डिले कर दिया, वो कौन सा मशीन कहता है, वेंटिलेटर चलाने वाला है ये नहीं है। अब आप बताइए वेंटिलेटर खरीद के भी जो है क्या फायदा जब उसको चलाने वाला टेक्नीशियन। तो ये सारी व्यवस्था जो है, जो प्रॉपर वेल मैनेज जो होना चाहिए वो नहीं है। कोई गवर्नेंस है ही नहीं, कोई ध्यान है ही नहीं। इसी का ना नतीजा है कि भाई बिहार जो है नीति आयोग की रिपोर्ट में सबसे फिसड्डी है और लगातार हो रहा है। कोई ये नहीं कि पहली बार, लगातार होता जा रहा है। तो इन सारी चीजों पे हम लोग जो है, हर एक चीजों पे हम लोग ध्यान देंगे। सर हेल्थ सेक्टर में सारी टॉपिक्स को उतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है, लेकिन सर डेंटल डॉक्टर्स जो होते हैं, कौन से डॉक्टर? डेंटिस्ट। सर आई एम ए डेंटिस्ट। ओके सर, तो उनका वैसा मतलब क्या बताऊँ मैं, जैसे कि प्रखंड लेवल पे वी हैव वैकेंसी, वी हैव डॉक्टर्स, बट
प्रखंड के नीचे जब आते हैं जब हम कॉलेजेस में थे तो पीपल यूज टू कम फ्रॉम इंटीरियर्स की हमारे यहाँ तो हेल्थ मतलब एज एन डेंटिस्ट नहीं है हमारे उसको क्या बोलते हैं प्राइमरी केयर सेंटर में। एंड सर जैसे एमबीबीएस लोगों का जेआर होता है सर हम डेंटिस्ट लोगों का वैसा कोई वैकेंसी वाला पद क्यों नहीं है? अरे हम तो बता रहे हैं यहाँ जो सुविधाएं मिलनी चाहिए लोगों को वो एकदम इंश्योर है ही नहीं। जो बेसिक नीड है उसकी भी पूरी तरीके से लोगों को सुविधा नहीं मिल पाती। सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड डेंटिस्ट ही हैं अगर हेल्थ सेक्टर नहीं एकदम एकदम होना चाहिए, लोगों को एम्प्लॉय करना चाहिए। और जो है कई जो ओरिजिनली जो पदे जो जैसे अन्य डॉक्टरों की जो खाली है वो भी नहीं भरा गया। तो इस सरकार में आप जो चाहती हैं वो तो कल्पना करना भी दूर की बात है, लेकिन आपका जो राय है इससे हम अग्री करते हैं कि अलग अलग जो डॉक्टर्स हैं, फिजिशियंस हैं, हर तरह के सर्जन हैं, उतना ही महत्व हमें क्यों नहीं दिया? एकदम मिलना चाहिए, महत्व मिलना चाहिए। कई जगह जब पानी की वजह से लोगों का दांत जो है वो खराब हो जाता है, ना प्रॉपर पानी पहुंचा पाती है सरकार, ना उनके इलाज के लिए कुछ कर पाती है। तो जरूरी है कि ये सारी चीजें जो हैं होनी चाहिए। और हम तो चाहते हैं, देखिए हम सिर्फ अपना ही विजन देने के लिए यहाँ खड़े नहीं है, बल्कि आप लोगों का सजेशन के लिए भी हम खड़े हैं। और हमारी जब सरकार बनेगी तो हम अगर हेल्थ के लिए अगर कोई काम करेंगे तो आप लोगों को बैठाएंगे वहां, आप लोगों से सजेशन लेंगे। अगर एजुकेशन में अगर हम बैठेंगे तो वहां के जो प्रोफेसर्स हैं, जो टीचर्स हैं, उनको बैठा करके जो है हम राय लेंगे। आई एम नॉट ओनली गोइंग टू इम्पोज माई व्यू, but what it can be done in rural areas, what it will be better for our state. Obviously you are the people, you are the expertise in your sector. अब दांत कैसे उखाड़ना हमको दीजिए ना, किसी का नहीं उखाड़ पाएंगे ना। तो प्रॉब्लम तो आप बताइएगा, हमको उस नीड को पूरा करना है, तो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू डू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन मैडम। जी प्रणाम सर। थोड़ा जोर से बोलिए मैडम, थोड़ा जोर से बोलिए। सर मेरा नाम डॉक्टर स्मिता है, मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या आपकी पार्टी युवा, शिक्षित और बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों को सम्मान और राजनीतिक जिम्मेदारी देगी, या इस विषय पर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हम लोगों को? हमने तो पहले ही कहा कि हमारे पास जो है मास कैपिटल बहुत है, लेकिन हमको इंटेलेक्चुअल और ब्रेन कैपिटल की जरूरत है। और अभी भी मंच पे देखिएगा डॉक्टर प्रोफेसर साहब, मनोज झा जी दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, एमपी राज्यसभा बने, उधर से शमीम जी हैं, मुकेश जी हैं, सब लोग डॉक्टर हैं। तो हम लोग तो जरूर चाहते हैं कि लोग जो है आए, जुड़े, काम करें, जरूर मौका मिलेगा, पूरा सम्मान होगा, कोई नहीं, उसमें कोई कमी नहीं। और ये तो अच्छा है कि हम पहले कभी ये ऐसा कार्यक्रम जो है किसी भी स्टेट के पॉलिटिकल पार्टी में हमने नहीं देखा है। इतनी बड़ी संख्या में लोग जो डॉक्टर जुटे हैं, आप बता दीजिए कि इतने संख्या में डॉक्टर किसी पार्टी ऑफिस में पहुंचे हों किसी नेता से डायरेक्ट इंटरेक्शन के लिए। अब आप लोगों का इंटरेक्शन अगर सरकार में बैठे हुए लोगों से हो जाएगा तो ऐसे ही मंगल पांडे जी भाग रहे हैं, पीछे क्यों हैं भैया? तो आप लोग तो टेक्निकल सवाल पूछिएगा। थैंक यू सर। हाँ डॉक्टर साहब आप बोलिए, आप अपना प्रश्न पूछिए। हम डॉक्टर आर ईश्वर सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी को प्रणाम करते हैं। सर हम वेटनरी एसोसिएशन की तरफ से आए हुए हैं और बहुत परेशान हैं। जितने भी सरकारी तंत्र हैं, वह सीएम हो, डिप्टी सीएम हो, या संक्षिप्त में समस्या को रखेगा, संक्षिप्त में। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो हम सारे जगह से जा के थक चुके हैं, और लास्ट आशा का किरण जो दिखा वो आपका सर डॉक्टर डायलॉग्स डॉक्टर संवाद, कि यहाँ आप हमारी परेशानी को सुनेंगे। हम सर वैकेंसी के बारे में आपको बोलना चाहते हैं कि वेटनरी का वैकेंसी जो है यह 2017 से चला आ रहा था कि हाँ अब आ रहा है। 4 से 5 साल में सर यह बीटीएससी तक पहुंचा है, और अभी बीटीएससी वाले बोलते हैं कि और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हमारा सर आपसे आग्रह है कि जैसे भी हो विधानसभा में क्वेश्चंस उठा के
बीटीएससी वाले से बात करके। है, चलिए साथ में लाठी खाते। हाँ सर, हम लोग अभी तैयार हैं। बिहार के लाठी डंडा वाला सरकार है ही। सर बिहार के सारे डिस्ट्रिक्ट से यहाँ आए हुए हैं। पूर्णिया से आए हैं, 6 घंटा 7 घंटा ऐसे जर्नी करते हैं। जरूर उठाएंगे, विधानसभा में उठाया जाएगा। विधानसभा में या फिर बीटीएससी वाले से बात करके हम लोगों का जो परेशानी है इसको दूर कर दिया। नहीं, ठीक है। दूसरा बात सर स्टाइपेंड से है, यूजी और पीजी वाला। यहाँ बच्चे को स्टाइपेंड बहुत कम मिलता है, तो थोड़ा इसके बारे में भी ध्यान दें। एमबीबीएस के कंपनी। ठीक। और सर हेलो, आखिरी सवाल। हेलो। अब सर मैं एक बात बताना चाहूंगा सर, बहुत दुर्भाग्य की बात है सर। अलग से बात कर लेंगे, अलग से प्रतिनिधि मंडल मिल लेंगे, हम लोग समय देंगे, निकालेंगे, हम लोग उस पर विस्तार से चर्चा होगी। सर एक मिनट एक क्वेश्चन है। लास्ट उधर पूछवा दीजिए, इनसे पूछिए। हाँ, इधर माइक दे दीजिए। लास्ट 2 क्वेश्चंस, दैट्स ऑल, लास्ट 2 क्वेश्चंस। सर हेलो तेजस्वी जी, मेरा नाम डॉक्टर अमित कुमार सिन्हा है, सीनियर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। बैंगलोर में मैं 15 साल रहा। आप बता रहे थे कि लोग जाते हैं फिर लौट के नहीं आते। मैं आया यहाँ पे, मैं सोचा कि यहाँ कुछ करूंगा। एक छोटी सी संस्था है, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्था, जो कि शेखपुरा में है। आप देखेंगे हम लोग हेल्थ की बात कर रहे हैं, वहां पे हेल्थ से लेकर के मतलब इतने पोस्ट खाली हैं, पिछले 18-20 साल से कोई वैकेंसी नहीं निकला है। आप इस पे देखिए, हम लोग डेवलप करना चाह रहे हैं, हेल्थ को डेवलप करेंगे, वहां से हेल्थ मैनेजमेंट का कोर्स होता है, वहां से कैसे हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोर्स होता है वो करवाया जाता है। वो हमारे यहाँ डेवलप ही नहीं है। एक छोटी सी बिल्डिंग है, अगर बाहर स्टेट में आप देखेंगे तो बहुत सारे स्टेट में ऐसा है कि उसको इतना ज्यादा डेवलप किया गया है कि वहीं से लोग शिक्षित होते हैं, कैसे हॉस्पिटल मैनेजमेंट करेंगे, कैसे हेल्थ मैनेजमेंट करेंगे। ये यहाँ पे नहीं है। आप अगर कोशिश करेंगे, हमारे ख्याल से ये कोशिश होना चाहिए। सभी लोग जानते हैं कि हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ करना है हमको, तो ये अगर किया जाए यहाँ पे कुछ। 15 से 20 सालों से कोई वैकेंसी नहीं है, 2-3 डॉक्टर मिल करके इसको चला रहे हैं, जो कि कहीं से किसी भी राज्य में नहीं है। हर डिपार्टमेंट में अलग अलग सीनियर डॉक्टर होते हैं, एचओडीज होते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। बिहार जो है बेरोजगारी का केंद्र बन चुका है। यस सर। और इसको ही लेकर के पूरे चुनाव में जो है या उससे पहले बेरोजगारी हटाओ आंदोलन पे हम निकले। तो जो समस्या जो आप बता रहे हैं इससे हम अवगत हैं, अवेयर हैं, और उस दिशा में हम लोग काम भी कर रहे हैं। बहुत बहुत। और अभी बेरोजगारी हटाने के लिए बीजेपी ने वादा किया था 19 लाख रोजगार देने का, तो हम लोग सड़क पे उतरे थे कुछ महीनों बाद कि भाई अब तो वादा जो है वो पूरा कर दीजिए, तो हम पे 307 का केस कर दिया। हम लोग चलेंगे तो साथ इसलिए में। जब तक आप लोगों का बल साथ में नहीं जुटेगा तब तक जो है सफल नहीं हो सकता। शुक्रिया शुक्रिया। सर मेरा नाम डॉक्टर अमजद है। हाँ, मैं पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हूँ। WHO में और यूनिसेफ में लगभग 8-10 साल काम किया, बिहार गवर्नमेंट में भी 2 साल काम किया। रूरल एरिया में जो हेल्थ की सर्विसेज हैं वो काफ़ी ख़राब है, सबको पता है। डॉक्टर्स की वैकेंसी निकलती है, फुल होता है, फिर धीरे धीरे करके डॉक्टर छोड़ देते हैं। उसका जो रूट कॉज है उसको जानने की ज़रूरत है। सबसे पहले कि डॉक्टर जो हमारे यहाँ पे साथी हैं सभी ये बताएंगे कि क्या उनको जो सैलरी या मानदेय मिलता है वो क्या फुलफिल करता है उनको? बिल्कुल कम है। नहीं, इससे जुड़ा हुआ सवाल बताया। बिल्कुल। दूसरे बड़े जो डेवलप्ड कंट्री है उनकी भांति अगर सरकार रूरल एरिया में पोस्टिंग की सैलरी ज्यादा करे और अर्बन में कम, ये प्रॉब्लम एक सॉल्व हो सकता है। दूसरी चीज, सर रूरल एरिया में जो डॉक्टर्स नहीं है इसकी वजह से हम लोग देखते हैं, पटना में रहते हैं, बिलोंग करते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म स्थल जीरादेई सीवान से पूरा बिहार का गांव पूरे जिला से पटना उमड़ के आता है अपने इलाज के लिए। क्या कारण है? क्योंकि वहां पे स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है। उसके लिए मैंने अपनी नौकरी छोड़ के यहीं IIT पटना से एक मशीन को डेवलप किया कि रूरल एरिया में कैसे डॉक्टरों की सुविधा दी जाए। माननीय मंगल पांडे जी को वो दिखाया गया, उन्होंने कहा बहुत अच्छा है, इसको किया जाएगा, लेकिन सरकार की कोई मंशा नहीं है इस पर काम करने की। केंद्रीय सरकार के स्वास्थ्य मंत्री को भी उस चीज को बताया गया, दिखाया गया, लेकिन कोई उसका सुनवाई या कोई आगे काम नहीं होता है। कहने का मतलब है कि आज जो मैं ये डॉक्टर्स डायलॉग सुन के आया था तो मुझे यही लगा था कि यहाँ पे राज्य की सबसे बड़ी पार्टी है RJD, ये कुछ कर सकती है। अगर स्वास्थ्य में अच्छा करना है तो रूरल को सबसे पहले देखना होगा
और डॉक्टर्स को जो सैलरी वाली बात है, जो डॉक्टर्स की जो कमी है, उसको पूरा करना होगा। तो मैं चाहूंगा कि आपके तरफ से इस बात को लेकर के स्वास्थ्य में जो आपने टेक्नोलॉजी और सबकी बात की, दूसरे कंट्रीज और दूसरे जगह काफी डेवलप कर रहे हैं, उसके थ्रू ही हम लोग कुछ अपने एरिया के हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को सही कर सकते हैं, जिसके काफी सॉल्यूशंस है। IIT पटना पूरे इंडिया का मेडिकल डिवाइसेस का डेवलपमेंट सेंटर है, IIT पटना एंड IIT मद्रास। वहां से कई तरह के टेक्नोलॉजीज को निकाला गया है, लेकिन वो यहाँ इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। दूसरे स्टेट ने कुछ शुरू भी किया है, लेकिन बिहार में कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हमारे लिए यही होगा ताकि हम लोग डेवलप कर सके। साथ ही कुछ ऐसे भी काम हैं, ऐसे भी प्रपोजल है हमारे पास कि आपकी पार्टी भी कर सकती है। आप सुधीर जी को दिलवा दीजिए। जी सर, आप सारे प्रपोजल जो हम दिखा, आप प्रपोजल दीजिए कि हम लोग बैठेंगे उस पर काम करें। आप लोग बोल ही लिए। मेरा नाम डॉक्टर पीयूष रंजन यादव है, हाँ। मुंगेर जिला से बिलोंग करता हूँ। सर, समाज में देखने को मिलता है कि स्वास्थ्य व्यवस्था जो गांव में है वो हाथ से बदतर है। मेरा मांग है कि अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का सरकार ज्यादा से ज्यादा बनाने का काम करे और उसमें दंत चिकित्सकों का नियुक्ति कराया जाए। सर, पिछले कई सालों से ये आया था कि इंटर्न की सैलरी बढ़ेगी, लाइक 2015 में बढ़नी थी, वो 2017 में बढ़ी। अभी पिछले साल बढ़नी थी, जो अभी तक भी नहीं बढ़ी। इवन नहीं, वो एक ही बात जो है बार बार दोहराने से सर, नहीं हम हो गया, बात हो ही गया। कोरोना काल में भी सबसे मोस्ट फ्रंटलाइन हम ही नहीं, ठीक है। एक मिनट, एक विधानसभा में आप लोगों का बात उठाएंगे। एक मिनट सर, एक मिनट सर, आप लोग सब लोग बैठ जाइए, सब लोग अपने सीट पर बैठ जाइए। रिक्वेस्ट है सर, एक मिनट। मैं डॉक्टर बी किशोर, औरंगाबाद से, नारायण चाइल्ड हॉस्पिटल से हूँ। मेरा एक छोटा सा मतलब समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ, एक समाधान भी है। अभी तक बात हो रही थी कि हम सरकार में रह के क्या कर सकते थे। मेरा सुझाव है कि हम सरकार में न रहते हुए क्या कर सकते हैं। रूरल क्षेत्र में या सबऑर्डिनेट क्षेत्र में, डिस्ट्रिक्ट में, मंडल में सबसे ज्यादा जो अभाव है सर्वथा, वो इमरजेंसी फैसिलिटी का अभाव है। और वो केवल इसलिए है कि जो डॉक्टर वहां है वो इमरजेंसी सर्विस देना चाहते हैं, लेकिन केवल इस डर से नहीं दे सकते हैं कि उनको सिक्योरिटी का अभाव है। उनको लगता है कि लड़ाई झगड़ा होगा। तो मेरा ये कहना है कि वहां जो लोकल अपनी पार्टी के जो मेंबर हैं, विधायक हैं, MP हैं, या जो लोग जनप्रतिनिधि हैं, उनकी एक कमेटी बनाई जाए जो कि उन डॉक्टरों को सपोर्ट करें, बैकअप करें, जो कि उस रूरल क्षेत्र में इमरजेंसी सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं। हेलो, ओके, थैंक यू। नमस्ते सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों से अनुरोध है कि अपना स्थान ग्रहण करें। आप लोगों ने विस्तार पूर्वक इस इंटरैक्टिव सेशन को अंजाम दिया। आपके प्रश्नों को यहाँ पर रिकॉर्ड भी किया गया है, और कोई लिखित रूप में कोई बातें हैं तो उसको दें। पार्टी अपनी ओर से उसे जहां सुटेबल समझेगी, जिस फ्रंट पर, जिस प्लेटफॉर्म पर, विधानसभा में, राज्यसभा में, और जहां भी उसे उठाने का काम करेगी और विपक्ष के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करेगी। पार्टी की ओर से आप सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए हमें कहना है कि डॉक्टर सामाजिक सोशल सर्विस, समाज सेवा सेवी हैं, रियल सेंस, और अपनी साख का प्रयोग अपने विचारों की सरकार को लाने में आप बखूबी कर सकते हैं। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का हाथ मजबूत कर सकते हैं, और आपने जितनी भी बातें रखी उसमें जो भी जेन्युइन बातें होंगी, अधिकांश जो बातें होंगी उसकी समीक्षा होगी, और उसके अनुरूप जब हमारी सरकार आएगी तो उस पर विचार किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अध्यक्ष जी की अनुमति से हम निवेदन करना चाहते हैं नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को कि आवे और आपको संबोधित कर आपके अपने विचार आप तक पहुंचावें, और आप भी जो आपने अभी तक कुछ कहा है, जो आपकी अपेक्षा है, उस पर अपनी बातों को। अच्छा, वो इंटरैक्टिव सेशन में आप सब लोगों ने उनकी बातें सुनी। आप सभी साथी, जो सभी डॉक्टर्स जो पूरे बिहार से, खासतौर से उत्तर प्रदेश BHU से जो बिहार के संबंधित डॉक्टर हैं वो आए,
उन लोगों ने अपनी बातों को रखा, इंटरेक्टिव सेशन में हिस्सा लिया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर आप डॉक्टर्स के बीच दिया और देश का और किसी भी पार्टी के अंदर एक जो यूनिक प्रोग्राम हो सकता है उसमें हिस्सा लिया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। चिकित्सा प्रकोष्ठ की ओर से माननीय श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी जी, बिरसिंह पटेल जी, श्री भोला यादव जी और सभी सम्मानित राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री मनोज झा जी, सभी माननीय विधायकगण, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष जी की अनुमति से इस कार्यक्रम को समाप्त करने की घोषणा की जाती है। धन्यवाद।